खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की छवि एक घोर जातिवादी की है कि दलितों और पिछड़ों के ऊपर अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है। ये सुहेलदेव जी की जो पार्टी है कि दरअसल वो अपने संगठन को पूरी तरीके से खत्म कर दे। हिंदुत्ववादी ताकतें सामाजिक न्याय की लड़ाई की ताकतों के सामने अब डरने लगी हैं। मैंने तो अपनी जाति पूरी तरीके से बदल दी थी, जो मेरा जो जाति सूचक शब्द था उसको मैंने कानूनी तौर पर हटा दिया है। तो फिर इस समाज के अंदर जातिवाद जबरदस्त तरीके से बढ़ना चाहिए। पहला काम यह होना चाहिए कि हमें अपनी जाति की वजह से किसी तरीके का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कि किस तरीके से अगड़ी जातियां जो हैं वो जो वर्चस्व है उनका वो पूरी तरीके से टूट जाएगा। जब तक ये चलता रहेगा तब तक समाज के अंदर से जातिवाद खत्म नहीं हो सकता है। इसलिए इनसे कोई उम्मीद करना बेकार है कि ये अचानक योगी आदित्यनाथ के खिलाफ किसी तरीके की बगावत कर देंगे। राहुल गांधी के साथ एक चीज अच्छी है कि वो ज्यादा बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या योगी ने जाति की राजनीति पर ताला जड़ दिया या ये बस एक चाल है राहुल अखिलेश को धूल चटाने की? क्या योगी सरकार का यह आदेश जो सिर्फ जाति रैलियों पर रोक नहीं बल्कि राजनीति के बड़े खेल को बदल सकता है? बीजेपी के सहयोगी दल नाराज हैं, यादव जाट गुर्जर बाकी पिछड़े विरोध में हैं और क्षत्रिय ब्राह्मण महासभा खुश। तो सवाल ये उठता है, यह कदम सामाजिक सुधार है या राजनीति का नया खेल? आज का टॉपिक ऐसा है कि आपका दिमाग घूम जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने जाति आधारित रैलियों, गाड़ियों पर स्टिकर्स, बोर्डों पर नाम और पुलिस रिकॉर्ड में जाति का जिक्र सब पर पूरी तरह रोक लगा दी। हाईकोर्ट के आदेश पर यह कदम उठा, लेकिन सवाल यह है ये सामाजिक सुधार है या 2027 चुनावों से पहले बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक, जो कि उनके लोग कहते हैं हर कोई भी काम करे वो मास्टर स्ट्रोक ही होता है। सहयोगी दल परेशान, विपक्ष चिल्ला रहा और योगी चुप्पी साधे स्माइल कर रहे। क्या यह योगी का आदेश पीएम मोदी की बैसाखियों को भी हिला रहा है? क्या अमित शाह कैंप के थोपे हुए दलों को कमजोर करने की चाल भी हो सकती है? और अगर पिछड़ी जातियों को भरोसा हो गया ये बैन पिछड़ी जातियों की पहचान दबा रहा है तो फिर क्या होगा? तो क्या विपक्ष को फायदा हो जाएगा? वैसे भी राहुल गांधी की जाति जनगणना और अखिलेश का पीडीएफ फॉर्मूला जोर पकड़े हुए है। सवाल कई हैं और आखिरी सवाल यही है, क्या सीएम योगी ने एक तीर से कई निशाने साध दिए? यह आदेश बीजेपी के लिए राहत है या विपक्ष के लिए नया हथियार? यही जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र जी का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब ये मुद्दा तो बहुत चर्चा में है, तो आशुतोष जी अब इस खबर की असली खबर बताएंगे। आशुतोष सर, ये क्या मामला है जो मैंने भूमिका में बताया कि बहुत एंगल से इसमें जुड़ रहे हैं, आखिर किया क्यों है, क्या उद्देश्य हो सकता है इनका? अंकुर, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आपको कानून का अध्ययन करना पड़ेगा और किसी वकील से सलाह मशवरा करना पड़ेगा कि आप अपने नाम के आगे गुर्जर शब्द लगा सकते या नहीं लगा सकते। क्योंकि ये अब अगर ये जो कानून या जो नियम में जो बदलाव करने की कोशिश उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार ने की है, उसने इस तरीके के ढेरों सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन देखिए, जो लोग इनको समाज सुधार की बात करते हैं, जो लोग इसको एक बहुत प्रगतिशील कदम बताने की कोशिश करते हैं, दरअसल वो ये भूल जाते हैं कि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की छवि एक घोर जातिवादी की है। उनकी पहचान एक खास जाति को लेकर है। उनके ऊपर उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े गंभीर आरोप लगते हैं कि उनके अपने पद पर रहते हुए एक खास जाति के लोगों का जबरदस्त तरीके से दबदबा है। एक सेकंड रोकना चाहूंगा। योगी जी ने खुद कहा था 2022 में एक इंटरव्यू में कि मैं अजय बिष्ट पैदा हुआ, इस पर मुझे गर्व है। यानी उन्होंने अपनी जाति पर गर्व जताया था पहले। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनकी छवि एक ऐसे नेता की है जो सिर्फ एक जाति से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। और इसलिए जब वो ये कहें या उनका प्रशासन ये कहे कि दरअसल वो कोई बहुत बड़ा समाज सुधार का कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं और इस समाज के अंदर, देश के अंदर, राज्य के अंदर जो है वो जाति के आधार पर जो दुर्व्यवहार होता है, जाति के आधार की पहचान के आधार पर लोगों के साथ जो दिक्कतें होती हैं उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोगों को इस पर यकीन नहीं होता। हकीकत क्या है? हकीकत दरअसल ये है कि योगी आदित्यनाथ और उन जैसे कई और सरकारों की आज के जमाने में से इस बात का डर लगता है कि उनके प्रशासन में, उनके राज्य में जो जाति आधारित, जाति की पहचान करके जो लोगों के साथ अत्याचार होता है, कहीं उसकी बढ़ती हुई संख्या सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है उसको और मजबूत न करे।
क्योंकि योगी आदित्यनाथ के ऊपर पिछले 7-8 सालों में लगातार ये आरोप लगा, जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से उनके मुख्यमंत्री होने के साथ साथ कि दलितों और पिछड़ों के ऊपर अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है। और जो हाईकोर्ट का फैसला था उसमें यह था कि जो अक्यूज्ड हैं या अपराधी हैं उनकी जाति का मेंशन नहीं होना चाहिए। मेरा प्रश्न इसी बात को लेकर, मेरा प्रश्न से उत्तर प्रदेश की जो इलाहाबाद की हाईकोर्ट है उस पर भी मुझे आपत्ति है। आपत्ति इस बात को लेकर यह है कि जिस समाज की सबसे बड़ी सच्चाई जाति है, जिस समाज में हर व्यक्ति की पहचान उसकी जाति है, अगर वो ब्राह्मण है, ठाकुर है, वैश्य है, तो फिर वो समाज के अंदर श्रद्धेय माने जाते हैं, समाज के अंदर सम्मानित माने जाते हैं और उनका सम्मान सिर्फ इस वजह से होता है क्योंकि वे खास जाति में पैदा हुए हैं। लेकिन अगर आप दलित हैं, पिछड़े हैं, अति दलित हैं, अति पिछड़े हैं, तो फिर आपको उसी नजर से देखा जाता है और आपको दरअसल कम करके आंका जाता है, आपको कम इज्जत के साथ देखा जाता है। और खासतौर पर जो सेमी अर्बन इलाके हैं, जो गांव के इलाके हैं, वहां तो ये प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। उस स्थिति में जब जाति ही हमारी पहचान है, बिना जाति के हमारे घरों में शादियां नहीं होती है, बिना जाति के हमारे घरों के अंदर कोई व्यवहार नहीं होता है, जब कोई आदमी आता है, जब उसका परिचय पूछा जाता है तो उससे उसकी जाति पूछी जाती है। वैसे में वो ये कहते हैं कि आप जाति के आधार पे तमाम संगठनों के सम्मेलन मत करिए, जाति के आधार पर आप रैलियां मत करिए। तो फिर सबसे पहले तो उन्हें यह कहना चाहिए सुहेलदेव जी की जो पार्टी है कि दरअसल वो अपने संगठन को पूरी तरीके से खत्म कर दें राजनीतिक, क्योंकि वो जो संगठन है वो पूरी तरीके से राजभरों का संगठन है, वो एक जाति विशेष का संगठन है। इसी तरीके से अनुप्रिया पटेल का जो संगठन है वो पूरी तरीके से जातियों का संगठन है, सिर्फ पटेलों का संगठन है, सिर्फ पटेलों का संगठन है। और इसी तरीके से निषाद पार्टी है, वो भी एक जाति विशेष का संगठन है। तो जब जाति विशेष के संगठन के साथ आप गठबंधन करते हैं, उनका वोट लेने की कोशिश करते हैं, उनके आधार पे आप अपनी राजनीति को मजबूत करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को चमकाने की कोशिश करते हैं, तब आपको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब उन्हीं जाति की पहचान करके जब उनके खिलाफ अत्याचार होता है और जब अत्याचार की संख्या लगातार बढ़ती जाती है, तब आप एक नया ढोंग लेके सामने खड़े हो जाते हैं कि देखिए हम तो जातियों को नहीं मानते हैं और हमारे यहाँ तो सब बराबर है। ये जो ढोंग है, दरअसल ये ढोंग इस बात का भी प्रमाण है कि कहीं ना कहीं हिंदुत्ववादी ताकतें सामाजिक न्याय की लड़ाई की ताकतों के सामने अब डरने लगी हैं, घबराने लगी हैं और उनको लगने लगा है कि अगर ये सामाजिक न्याय की लड़ाई ऐसे ही मजबूत होती रही, जातियों के आधार पर, खासतौर पर निचली और पिछड़ी जातियों के संगठन अगर मजबूत होते रहे, उनके नेता मजबूत होते रहे, वो अपने हक की मांग करने लगेंगे, तो फिर उनका क्या होगा? नहीं, बिल्कुल ये बातचीत तो है, लेकिन जो मैंने शुरुआत में कहा कि अगर मान लीजिए पिछड़ों को ये समझ आए कि मेरी पहचान को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ जो हो रहा था उसको और बढ़ेगा वो, और किसी का नाम भी नहीं आएगा कि कौन बिरादरी आपके साथ ये कर रही है, तो फिर बवाल नहीं होगा, हंगामा नहीं होगा। नहीं, ये तो उस समाज के लोगों को सोचना चाहिए ना। ये तो उन बोले समाज हैं यादव महासंघ सभा बोली है, जाट बोले हैं, गुर्जर बोले हैं, अभी बोले हैं। बिल्कुल यही मैं कह रहा हूं, ये तो उनको समझना है कि उनके खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है कहीं उसकी संख्या बढ़ती हुई न दिखाई पड़े, कहीं उस पर कारपेट डालने का काम तो नहीं किया जा रहा। असल चीज ये है, और मेरा स्पष्ट तौर पे मानना है कि मैंने तो अपनी जाति पूरी तरीके से बदल दी के सेंस कि जो मेरा जो जाति सूचक शब्द था उसको मैंने कानूनी तौर पर हटा दिया है। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार उसको याद दिलाने की कोशिश करते हैं, ये उनका अपना एक तरीके से उनकी अपनी अलग कुंठा है। मैं जो कहना चाहता हूं और मेरा स्पष्ट तौर पे ये मानना है कि अगर जाति इस देश की सच्चाई है, अगर जाति के आधार पर दलितों पिछड़ों के साथ अत्याचार होता है, तो फिर इस समाज के अंदर जातिवाद जबरदस्त तरीके से बढ़ना चाहिए और इस कदर बढ़ना चाहिए कि जो खास तौर पर जो पिछड़ी और दलित जातियों के लोग हैं उनको अपने अंदर गर्व होना चाहिए कि हम इस जाति को बिलोंग करते हैं। अभी जाति के आधार पे उनके अंदर हीन भावना भरने की कोशिश की जाती है, वो अपनी जाति को लेके उनके अंदर थोड़ी एहसास कमतरी होती है। मुझे ये कहना है कि अगर जिस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, मैं किस जाति में पैदा हुआ, मैं किस समाज में पैदा हुआ, इस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। मैं किसी और समाज में कोई पैदा हो सकता था, लेकिन मेरी पैदाइश किसी खास जाति में हो गई और इस वजह से मुझे कमतर आंका जाता है, इस तरीके से मुझे गलत नजर से देखा जाता है, इस वजह से मेरे साथ अत्याचार यातना की जाती है, तो फिर मेरा पहला काम यह होना चाहिए कि हमें अपनी जाति की वजह से किसी तरीके का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। हमें अपनी जाति की वजह से किसी तरीके की कमजोरी नहीं दिखनी चाहिए।
हमें अपनी जाति को लेके जबरदस्त तरीके से कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम जिस जाति में पैदा हुए हैं वो जाति, हमारे बगैर ये समाज नहीं चल सकता है। जिस दिन इस देश के अंदर दबे कुचले पिछड़े और अति पिछड़े और दलित जातियों के अंदर ये भावना पूरी तरीके से जागृत हो जाएगी, उस दिन आप देखिएगा कि किस तरीके से अगड़ी जातियां जो हैं वो जो वर्चस्व है उनका वो पूरी तरीके से टूट जाएगा। तो मेरा कहना यह कि जाति के आधार पर आप मेरे खिलाफ अत्याचार करते हैं और कहते हैं कि हम अगर उसका प्रतिकार करने की कोशिश करते हैं तो आप बताते हैं कि आप जातिवाद करते हैं। लालू यादव को क्यों चारा चोर कहा जाता है? अखिलेश यादव को क्यों टोटी चोर कहा जाता है? क्या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किसी अगड़ी जाति के नेता के साथ कभी किया गया है? आप क्यों इस तरीके की बातें करते हैं? क्या अकेले लालू यादव कन्विक्ट हुए हैं? तो ये ऐसे शब्दों का उपयोग तो किसी अगड़ी जाति के नेता के लिए नहीं किया जाता, लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल लालू यादव के लिए किया जाएगा, मुलायम सिंह यादव के लिए किया जाएगा, रामविलास पासवान के लिए किया जाएगा, मायावती के लिए किया जाएगा, कांशीराम के लिए किया जाएगा, अखिलेश यादव के लिए किया जाएगा, क्योंकि ये दरअसल दूसरे रास्ते से उनको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश है, उनको बताने की कोशिश है कि आप कौन हैं। जब तक ये चलता रहेगा तब तक समाज के अंदर से जातिवाद खत्म नहीं हो सकता है और जातिवाद बढ़ना चाहिए, मेरा तो साफ तौर पे ये मानना है। बिल्कुल, जो सवर्ण है वही कह पाते हैं कि जाति तो है ही नहीं। आज के सदी में कहाँ जातिवाद हो रहा है? जो महसूस करेगा वो ये बात बोल भी नहीं पाएगा। लेकिन अब राजनीति पे आ जाते हैं सर। जो अगर योगी ने फैसला लिया, बीजेपी के जो सहयोगी संगठन है एनडीए में है, निषाद भी बोले हैं, राजभर भी बोले हैं, बाकी उनके भी सहयोगी हैं, बीजेपी मोदी सरकार वैसे भी बैसाखी पर है, और ये क्या मोदी अगर बैसाखी हिली, हालांकि अभी जो बोले हैं वो कुछ ऐसे ज्यादा बड़े नेता और पार्टी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे बात फैली, बात आगे बढ़ाई गई, और क्या अमित शाह के कैंप को जो थोपे जा रहे हैं, राजभर हुए, निषाद हुए, अमित शाह ने जोड़े अपना दल की बात, क्या उसको भी संदेश देने की कोशिश है कि आपने अपने घुसेड़ दिए यहाँ पर? देखिए, ये सब जो एक एक जातियों की जो संगठन बने हुए हैं उसमें अगर कुछ को छोड़ दिया जाए तो बेसिकली बहुत ही अवसरवादी लोग हैं। हाँ। जो जिनकी कोई विचारधारा नहीं है। हाँ। जो किसी भी पार्टी के साथ जा सकते हैं। निषाद पार्टी को ये सिवाय मेंबरी मिलने के, सिवाय लोकसभा की सदस्यता मिलने के या विधानसभा की सदस्यता मिलने के अलावा या मंत्री पद मिलने के अलावा, इनसे कोई पूछे कि इन्होंने अपनी जाति के लिए, अपनी बिरादरी के लिए कौन सा काम किया है? उनके लिए कोई लड़ाई लड़ी है क्या? मुझे एमपी का टिकट मिल जाए, मेरे बेटे को एमपी का टिकट मिल जाए, मैं मंत्री बन जाऊं, मेरा बेटा मंत्री बन जाए, इतनी ही तो राजनीति है इनकी। और चूंकि इनको मालूम है कि उनके नाम पे कुछ उनकी जाति के, उनकी बिरादरी के कुछ लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं। अनुप्रिया पटेल की कौन सी खासियत है कि पिछले 10 सालों से लगातार कैबिनेट बनी हुई है? ऐसा कौन सा काम उन्होंने किया? मैं कोई डिसरेस्पेक्ट में नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं अपनी जाति के लिए लोगों ने कौन सा काम किया है? इसलिए इनसे कोई उम्मीद करना बेकार है कि ये अचानक योगी आदित्यनाथ के खिलाफ किसी तरीके की बगावत कर देंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी से समर्थन वापसी ले लेंगे। बिल्कुल नहीं। आपने देखा चिराग पासवान, जब भारतीय जनता पार्टी ने रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद उनकी पार्टी के को छिन्न भिन्न कर दिया, उनसे रामविलास पासवान का 30 साल पुराना बंगला छीन लिया, वो उनके हनुमान बन गए, जमीन पे फेंक दिया, सड़क पे फेंकवा दिया। लेकिन वही चिराग पासवान कहते हैं कि मैं मोदी जी का हनुमान हूं। मतलब अगर किसी के अंदर स्वाभिमान होता तो वो इन सब चीजों को भूलता, लेकिन उनको भी मालूम है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे तो हमें केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिलेगी, हमको थोड़े भाव मिलेंगे और उनकी मदद से हम कुछ सीटों पे जीत जाएंगे। आप रामविलास पासवान को देखिए, वो मंत्री, उनके भाई मंत्री, उनका बेटा मंत्री, उनके चचेरे भाई मंत्री। ये क्या है? ये जो पॉलिटिक्स है ना, इस पॉलिटिक्स में आप ये उम्मीद मत करिए कि अचानक इनके दिल पिघल जाएंगे। हाँ, कल इनको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने से इनको कोई राजनीतिक लाभ नहीं होने वाला है, चुनाव नहीं जीतने वाले, तब ये पलटी मारेंगे, तब ये एंगल चूज करेंगे। 2022 के पहले कि जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, कई छोटे छोटे जाति आधारित दलों ने पलटी मार दी थी। उनको लगा था शायद अखिलेश की सरकार बन जाएगी, लेकिन जैसे ही अखिलेश की सरकार नहीं बनी, दोबारा इन लोगों ने पलटी मार के इधर आ गए। राजभर उनसे एक से, इसलिए उम्मीद मत करिए। और दलित आंदोलन और जो सामाजिक न्याय का जो आंदोलन है, इसकी एक बड़ी कमजोरी भी यही है कि इनको ये कहीं ना कहीं ये बड़ी राजनीतिक पार्टियों के छलावे में आ जाते हैं और इनको थोड़ा सा लालच मिल जाता है और उस नाते फिर ये अपनी राजनीति को चमकाते रहते हैं। कायदे से इनको
मंत्री पद का लालच छोड़ देना चाहिए और अपनी जाति के लोगों को संगठित करके सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़नी चाहिए, जो ये लोग नहीं करते हैं। जो काम कांशीराम ने किया, जो काम मायावती ने किया, जो काम मुलायम सिंह यादव ने किया, जो काम लालू यादव ने किया, वो काम इन छोटे दलों को करना चाहिए था। या जिसको लेकर राम मनोहर लोहिया ने एक लंबा आंदोलन इस देश के अंदर खड़ा किया था, वो काम करना चाहिए। अखिलेश यादव तो बोले हैं, राहुल गांधी अभी तक नहीं बोले हैं, जबकि वही सामाजिक सुधार की वो भी न्याय की बात कुछ ज्यादा कर रहे हैं और यूपी में जाते भी हैं। और 2024 में नतीजे भी जैसे आए तो लगा कि हाँ, जहां पर राहुल गांधी का अखिलेश का निशाना था वो सफल हुए और बीजेपी बहुमत नहीं पा पाई। और जिस प्रकार से अभी ऐसा कर रहे हैं राहुल गांधी, अगर बोलना चाहिए कब बोलेंगे? क्योंकि अगर मामला ये कार्ड सही से हिट कर गया तो फिर 2027 जो कि विधानसभा चुनाव है और 2029 में भी कुछ होगा, गर्जना होगी। देखिए, मुझे लगता है कि देर सवेर उनको बोलना ही पड़ेगा, लेकिन राहुल गांधी के साथ एक चीज अच्छी है कि वो ज्यादा बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव से ज्यादा बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो जो कास्ट सेंसस की लड़ाई है वो ज्यादा बड़ी लड़ाई है, क्योंकि कास्ट सेंसस होने के बाद बिहार के अंदर पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया कौन सी जातियों का रिप्रेजेंटेशन है, कौन सी जातियों का रिप्रेजेंटेशन नहीं, और उसके आधार पर आप प्रशासन के अंदर, सरकार के अंदर उनको उचित रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो ज्यादा बड़ी लड़ाई है मुझे लगता है। लेकिन ये जो मसला है, इस पर भी उनको बोलना चाहिए। मैं इस बारे में पूरी तरीके से स्पष्ट हूं और इस पर खुलकर बोलना चाहिए। बिल्कुल, अब राहुल गांधी से ये उम्मीद है कि वो मुद्दे को उठाएं, क्योंकि जब राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ऐसा कोई मुद्दा उठाता है, चाहे सामाजिक न्याय का हुआ या किसी और मुद्दा हुआ, तो वो नेशनल मीडिया में भी कवर होता है और उसका इम्पैक्ट भी कुछ ज्यादा पड़ता है। अखिलेश यादव बोले हैं, लेकिन अभी भी उस तरीके से लड़ाई नहीं लड़ी है। हालांकि अखिलेश यादव जो सम्मेलन जिस प्रकार के कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि उन सम्मेलनों के कारण भी ये कार्ड योगी ने खेला है। अब जिस वजह से भी खेला हो, लेकिन अगर ये मुद्दा बड़ा बना तो योगी का कार्ड मोदी को भी भारी पड़ सकता है। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.